मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम। और उसमें हम बात कर रहे हैं रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम। रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम कल हमने इस पे बात किया था, ठीक है। और बच्चों मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम है 17th सेंचुरी में इट वाज गिवन बाय 1690 में ये बच्चों दिया गया था माइकल रोली के द्वारा। और इसके बाद से एक पूरा सिलसिला ही स्टार्ट हो गया। और उसके बाद से बहुत सारे और भी मैथमेटिशियन आ गए, लैग्रेंज आ गए, कॉशी आ गए। तो इसलिए मैं ये आपको डेट बताता हूँ 1690 वाली बात। ये 1690 में ये डिस्कवर किया था इन्होंने। और उसके बाद से दो और मीन वैल्यूज आए और इन सभी को मिला करके बोला जाता है द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव। और इसके बाद से जो रिजल्ट आएगा ना वो इसी रिजल्ट का जनरलाइजेशन है। फिर उसके बाद से जो आएगा वो मतलब रोलिज के बाद से आएगा क्या, लैग्रेंज, जो इसका जनरलाइजेशन होगा। और लैग्रेंज के बाद से आ जाएगा कॉशी, जो लैग्रेंज का जनरलाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये काफी मतलब जो है व्हाट कैन आई से, एक ऐसा रिजल्ट है जिससे बहुत सारे रिजल्ट्स को हम प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो रोलिज मीन वैल्यू थ्योरम है वो थ्योरम सबसे पहले तो क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबको ये बात पता है कि कोई भी फंक्शन बच्चों जो है जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे बोल लूं कि यू जस्ट टेल मी द एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस। आप सभी को अगर कहूं मैं कि आप सभी लोग एक थिंग इमेजिन करो या एक ऐसा फंक्शन प्लॉट करो जो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। तो बच्चों कंटिन्यूअस होना और डिफरेंशिएबल दोनों होने का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबल होने का मतलब बच्चों ये हुआ कि कहीं पे भी उसमें सडन टर्न नहीं है, सडन शार्प एजेस नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हो इसमें यहाँ पे शार्प एज है, इसमें यहाँ पे शार्प एज है। शार्प एजेस का मतलब आप समझते ही हो। तो बच्चों अच्छा, और किसी पॉइंट पे अगर मान लो ब्रेक हो गया तो ब्रेक हो गया, जहां पे ब्रेक होगा वहां पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कहीं पे भी सडन टर्म नहीं है। मतलब ब्रॉडली इसका मतलब यही हुआ। तो ऐसा अगर कोई फंक्शन में प्लॉट करने के लिए आपको, ऐसे फंक्शन को बच्चों हम स्मूथ फंक्शन भी बोलते हैं। स्मूथ कर्व, ठीक है ना। हर एक पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट लाइन मिल जाएगी। जो भी फंक्शन होगा ना उसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो हर एक पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, आपको एक यूनिक टेंजेंट लाइन मिल जाएगा बच्चों। ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये बच्चों वाई एक्सिस है। और इसमें मैंने बना दिया एक ग्राफ, कुछ इस तरह का ग्राफ बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया। ऐसे कुछ बना दिया। ये मान लो आपने ऐसे ही ग्राफ कुछ इमेजिन करोगे आप, एक मतलब हर कोई अलग अलग ग्राफ इमेजिन कर सकता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कोई ग्राफ इमेजिन करो तो यूजुअली मान लो आपने ये ग्राफ इमेजिन कर लिया। अब बच्चों क्या करो, एक लाइन ड्रा करो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा कर दिया। चलो, और बच्चों आप एक पॉइंट ले लो, मान लो एक पॉइंट हमने ले लिया, ये मैंने ले लिया, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मान लो बी है और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। तो बच्चों इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो वाई कोऑर्डिनेट होगा और इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसमें क्या रिलेशन होगा बच्चों, बताओ, लिख के बताओ। आर दे इक्वल और अनइक्वल? सेम, वेरी गुड, बिल्कुल। तो बच्चों हमने एक ऐसा फंक्शन लिया है जिसके लिए एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी के इक्वल है। ए से बी के बीच में एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है। ये ए कमा एफ ए है और बच्चों ये बी कमा एफ बी है और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। ए और बी के बीच में बच्चों ये फंक्शन कंटिन्यूअस है
और ए और बी के बीच में ये बच्चों फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो माइकल रोली ने क्या बोला बच्चों कि एक लाइन जरूर इस कर्व पे मिलेगी, कम से कम एक टेंजेंट लाइन जरूर मिलेगी जो ये जो रेड लाइन है उसके पैरेलल होगी। रेड लाइन किसके पैरेलल है बच्चों? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो यहां पे एक लाइन मिल जाएगी ये, और यहां पे ये। उन्होंने बोला था कम से कम एक मिलेगा। आपको कितना मिल गया बताओ, लिख के बताओ। कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ग्राफ पे जहां पे जो टेंजेंट लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, लेकिन कम से कम एक तो जरूर मिलेगा। आपको यहां पे कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है बच्चों बताओ? 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। समझ रहे हो ना? माइकल रोली ने क्या बोला था? कम से कम एक जरूर मिलेगा। तो आप सभी लोगों ने बच्चों अगर अलग अलग ग्राफ भी प्लॉट किया होता, ठीक है ना, सच दैट कि हॉरिजॉन्टल लाइन आप एक लेकर के और ए कामा एफ है और बी कामा एफ बी से इस पॉइंट से लेकर के इस ए से लेकर के और इस बी के बीच में कर्व पे कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होता बच्चों जहां पे जो टेंजेंट लाइन होता वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता। ये कंफर्म, यही है बच्चों रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसी बात को बच्चों मैथमेटिकली कैसे कहा गया? इसी बात को ऐसे कहा गया, let f from closed interval ab to r be a function which satisfy which is a continuous in closed interval ab। बच्चों कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ab का मतलब क्या होगा? आप में से कोई बता दे। कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ab का मतलब क्या होगा? आप में से कोई बताओ, आप में से कोई बता दे कि कंटिन्यूअस का मतलब बच्चों, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ab का मतलब क्या होगा? बताओ। इसका मतलब होगा कि ए से बी, ओपन इंटरवल ए से बी में सारी जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और जो बी है उस पे लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए और ए पे राइट कंटिन्यूअस। हाँ, गुड। यानी ए और बी के बीच में बच्चों हर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। आयुष ने जवाब दिया कि ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी बात सही है, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरा, तो सुहानी ने जो बताया वो भी बात सही है। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल एबी। बच्चों ओपन इंटरवल एबी में फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ओपन इंटरवल एबी में कहीं पे भी सडन टर्म नहीं है बच्चों, सडन टर्म नहीं है, एज नहीं है कोई, EDGE एज, ऐसे एज होता है, ये बच्चों नहीं है। ये मतलब हुआ डिफरेंशिएबल का मतलब। लेकिन बच्चों एंड पॉइंट पे देखो, एंड पॉइंट पे बच्चों ऐसा हो सकता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। एंड पॉइंट पे अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। एंड सी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये होना चाहिए। तो बच्चों देन माइकल रोली का दावा क्या है इसके बाद से? अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, देन माइकल रोली, देन देयर एग्जिस्ट्स a point C in open interval AB such that f dash C is equal to 0। ये समझ में आ गया बच्चों? f dash C is equal to 0, ये मतलब है बच्चों। यानी कि एक पॉइंट यहां पे देखो, ये C हो गया हमारा, यहां पे f dash 0, यहां पे भी f dash 0 और यहां पे भी बच्चों f dash 0। समझ रहे हो ना? कम से कम एक तो जरूर होगा जहां पे 0 होगा, ये मतलब है इस थ्योरम का। अब बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसे कि मान लो, कंसीडर एन एग्जांपल। बच्चों एक सर्कल ले लो, आप एक सर्कल ले लो, कंसीडर, यहाँ पे रफ में पहले सबसे पहले मैं बनाता हूँ, रफ पेज में मैं बनाता हूँ।
ये बच्चों मैंने एक सर्कल ले लिया, एक सर्कल ले लिया, और बच्चों मुझे आप एक बात बताओ कि कुल कितने ऐसे टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल है? कुल ऐसे कितने टेंजेंट है जो हॉरिजॉन्टल है? 2। ये यूनिट सर्कल है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये 0,1 है, ये 1,0 है, ये -1,0 है, ये 0,-1 है, ये बच्चों है। तो कुल ऐसे कितने टेंजेंट है जो हॉरिजॉन्टल है? तो ये हो गया। कुल ऐसे कितने टेंजेंट है जो वर्टिकल है, ये भी बता दो। जो इस कर्व पे ऐसे कुल कितने ऐसे टेंजेंट हैं जो वर्टिकल है? तो बच्चों ये आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये 4 स्पेशल लाइंस है बच्चों, या तो हॉरिजॉन्टल है या तो वर्टिकल है। इनमें से जो ये 2 लाइंस हैं बच्चों, इनका स्लोप अनडिफाइंड है। वर्टिकल लाइन का स्लोप बच्चों अनडिफाइंड होता है। अच्छा, एक बात और जवाब दे दो, क्या ये बच्चों, एक बात का और जवाब दो, क्या ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है y एज ए फंक्शन ऑफ x? क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं है फंक्शन, बताओ क्यों नहीं है? क्यों नहीं फंक्शन है, बताओ। क्योंकि बच्चों अगर x को ले लोगे 1/2 तो 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3/4, और y की वैल्यू आ जाएगा √3/2 एंड -√3/2। इसलिए बच्चों ये फंक्शन नहीं होगा। तो अगर मैं बच्चों इन 2 वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को चूज कर लूं और मैं ये कंसीडर करूं, कंसीडर y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो y क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। तो आप सिर्फ प्लस वाला पार्ट ले लो। तो जो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एक कर्व ऑन -1 टू +1, और ये बच्चों जो कर्व बनेगा, देखो ये एक सर्कल है। वो वाला पेज दोबारा लाना। हाँ ला रहा हूँ। ये बच्चों जो बनेगा यहाँ पे देखो, सेमी सर्कल, ये 1 हो गया और ये -1 हो गया, ये वाला पेज। नहीं, जो अभी आपने डिलीट करा था। अच्छा, ये वाला लाना है। ठीक है, तो बच्चों कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों जो फंक्शन है इस पे ध्यान दो। जब आपने देखा था कि ये जो सर्कल था बच्चों और यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट था, तो अगर इसको मिटा भी दोगे तो भी वर्टिकल टेंजेंट इस पे यही रहेगा। नीचे वाला, अगर ऊपर वाला सेमी सर्कल ले लोगे तो भी देखो ये जो टेंजेंट लाइंस है सारी, देखो अगर इस कर्व पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो देखो यहाँ पे टेंजेंट ये है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर वी सी दैट a f is continuous on -1 to +1, b f is differentiable on open door -1 to +1, and c f of -1 इज इक्वल टू f of 1। जीरो है दोनों बच्चों, देखो यहाँ पे f of 1 भी जीरो है और f of -1 भी जीरो है। ठीक है, तो देखो लेकिन नोट that f is not differentiable at 1 and -1। एंड पॉइंट पे बच्चों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस है एंड पॉइंट पे, ये ध्यान रखो।
क्योंकि आपने ये जिसका पोर्शन है बच्चों, ये सर्कल का पोर्शन है, सेमी सर्कल है, और सर्कल में कोई ब्रेक नहीं होता है, तो इसमें कहां से ब्रेक आ जाएगा? तो इसलिए कंटिन्यूअस तो है ही है, एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल बच्चों नहीं है। तो जो हाइपोथेसिस है, देयरफॉर द हाइपोथेसिस ऑफ रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। हाइपोथेसिस बच्चों क्या है? कि फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन आप देख लो आपके सामने है, ये तीनों हाइपोथेसिस है। देन there exists C belonging to open interval -1 to 1 such that f dash C is equal to 0. Here tell me what is C? यहाँ पे C क्या है बताओ, और कितने C मिल रहे हैं यहाँ पे बताओ। How many C you are getting in this case? कंक्लूजन तो देखो अब पक्का है, मिलेगा। कितने C बच्चों यहाँ पे मिल रहे हैं बताओ? कितने ऐसे पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा? ये पॉइंट मिल गया C is equal to 0। यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे f dash 0 is equal to 0, तो C is equal to 0 here। समझ में आ गया? तो देखो दिस इज सो पावरफुल। अब बच्चों एक और एग्जांपल ले लेता हूं। कंसीडर f of x is equal to x when x belongs to 0 1 and 2 when x is equal to 0 1। तो बच्चों ये ले लो, तो ये जो इसका ग्राफ बनेगा बच्चों देखो ऐसा बनेगा, और बच्चों ये 1 है और ये 0 है, ठीक है ना? अब देखो, और इसको ले लो आप, चलो हाफ ही ले लेते, कोई बात नहीं, हाफ ले लो, हाफ। तो बच्चों यहाँ पे 0 पे कितना है? हाफ है, और 1 पे कितना है? हाफ ही है। तो बच्चों देखो f इज डिफाइंड ऑन 0 1, ठीक है ना? f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 1। बच्चों ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है या नहीं बताओ? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है बताओ? बताओ। ट्रू है, बिल्कुल। ओपन इंटरवल में बच्चों x है, और x इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल। कहां पे डिसकंटिन्यूअस है बच्चों ये फंक्शन बताओ? क्या ये फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 में कंटिन्यूअस है? f is continuous in 0 1 but not continuous at 0 and 1। 0 1 पे बच्चों कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखो ए बच्चों यहाँ पे आउट ऑफ द थ्री कंडीशन देखो ए f is discontinuous in closed interval 0 1, b f is differentiable in open interval 0 1, c f of 0 is equal to f of 1, ठीक है ना? लेकिन बच्चों क्या कंक्लूजन यहाँ पे होल्ड कर रहा है? ये कंडीशन फेल हो गई। फंक्शन को क्लोज इंटरवल 0 1 में कंटिन्यूअस होना था, लेकिन 0 और 1 पे तो कंटिन्यूअस ही नहीं है। लेकिन क्या कंक्लूजन होल्ड कर रहा है? क्या f डैश कहीं पे भी 0 है? f डैश इज 0 नोवेयर। समझ रहे हो ना? तो अगर बच्चों हाइपोथेसिस सेटिस्फाई नहीं होगा तो कंक्लूजन की कोई गारंटी नहीं है, आप देख सकते हो। एक और एग्जांपल ले लो। तो बच्चों आप ऐसे बहुत सारे न्यूमरस एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आप ले लो f(x = mod x) ले लो ऑन -1 to +1। तो a f इज कंटिन्यूअस ऑन -1 to +1, b f इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन -1 to +1, c f of 1 is equal to f of -1, ठीक है ना? आप देखो एग्जांपल,
सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ जीरो पे एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, बस यही चीज तो फेल हुआ ना एबीसी में से, तीन कंडीशन में से सिर्फ एक स्लाइट डेविएशन ये हुआ कि ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह तो डिफरेंशिएबल है ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंक्लूजन इज नॉट गारंटीड, कंक्लूजन इज नॉट, यहां पे आप देखो एफ डैश एक्स इज नॉट जीरो फॉर एनी एक्स इन -1 to +1। तो ऐसा बच्चों क्यों हो रहा है, क्योंकि जो तीनों हमारे हाइपोथेसिस है ना वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड जब तक नहीं होंगे तब तक इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको एफ डैश सी जीरो मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा हो सकता है बच्चों, ऐसा भी मैं एग्जांपल ले सकता हूं जहां पे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा फंक्शन में मिल जाए जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो जाए, लेकिन गारंटी नहीं है बच्चों इन जनरल, इन जनरल ये गारंटी नहीं है। बोलो बच्चों समझ में आ गया यहां तक आपको रोलिज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, क्या आपको समझ में आ गया? यस नो में जवाब दे दो। सब लोग जवाब दो, बोलो। अब बच्चों एक चीज ध्यान से सुनो सर, हाँ, जहाँ पे इस थ्योरम की हाइपोथेसिस फॉलो नहीं करेंगी वहां पे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? वहां पे कोई कंक्लूजन की गारंटी नहीं है। जो आपका कंक्लूजन है ना कि एफ डैश सी जीरो होना चाहिए, वो ट्रू हो भी सकता है और अनट्रू भी हो सकता है, जहां पे हाइपोथेसिस सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन जहां पे हाइपोथेसिस सेटिस्फाइड होगा, हाइपोथेसिस मींस एबीसी, वहां पे तो बिल्कुल कंक्लूजन होगा। समझ गए बात? यस। हाँ, अब बच्चों इसका प्रूफ भी है, प्रूफ पे मैं जा नहीं रहा हूं फिलहाल। कन्वर्स ऑफ RMVT is not true in general, ये ध्यान रखो, कन्वर्स ट्रू नहीं है बच्चों। देखो जैसे बच्चों यहां पे P स्टेटमेंट क्या था, P was having a statement that F is continuous on closed interval AB, F is differentiable in the open interval AB and F of A is equal to F of B, ये स्टेटमेंट P था। और Q क्या था, F dash C is equal to 0 for some C belonging to open interval AB। कन्वर्स का मतलब बच्चों क्या होगा, देखो F is continuous in AB, F is differentiable in open interval AB and F of A is equal to F of B। This implies there exists C in open interval AB such that F dash C is equal to 0। तो बच्चों ये P implies Q है। P क्या है, P है F is continuous in closed interval AB, F is differentiable in open interval AB and F of A is equal to F of B। और Q क्या है, there exists C belongs to AB such that F dash C is equal to 0। तो बच्चों कन्वर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर ए बी के इक्वल होगा तो ये इंप्लाई करेगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये पी इंप्लाइज क्यू हो गया। कन्वर्स का मतलब होता है क्यू इंप्लाइज पी। तो ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर के इक्वल होगा तो क्या ए इक्वल टू बी के इक्वल होगा, बताओ ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू है कि नहीं है बताओ। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है ए इक्वल टू बी इंप्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू है या नहीं है ये बताओ मुझे। कन्वर्स फॉल्स है बच्चों, बिल्कुल फॉल्स है। सब लोग बताओ कन्वर्स इज नॉट ट्रू। और ये बच्चों बताओ a is equal to b implies 2a is equal to 2b, p implies q यहां पे है। इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू है कि फॉल्स है, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू है कि फॉल्स है, जल्दी से बताओ, सब लोग बताओ। इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू है, इसका बच्चों कन्वर्स ट्रू है क्योंकि अगर 2a 2b के इक्वल होगा दिस इंप्लाइज a इक्वल टू b। तो बच्चों मैथमेटिक्स में p इंप्लाइज q कोई स्टेटमेंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका कन्वर्स ट्रू हो।
वैसे ही यहाँ पे रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम का बच्चों कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ऐसा हो सकता है बच्चों, ऐसा हो सकता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। ये बच्चों ए कमा एफ ऑफ ए है और ये बच्चों बी कमा एफ ऑफ बी है और यहाँ पे एफ डैश सी 0 है, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी तो 0 हो गया, लेकिन कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स बच्चों ये होगा कि कन्वर्स का मतलब बच्चों क्या होगा कि बच्चों तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। दैट इज, ये कन्वर्स का मतलब ये होगा, ये तीनों वैलिड हो जाएंगी। तो देखो ये वैलिड नहीं हो रहा है बच्चों। देखो ए से बी के बीच में ब्रेक हो गया। यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी चलो इक्वल है। तो बच्चों अगर ऐसा होता है, ध्यान से सुनो, अगर ऐसा होता है तो ये तीनों होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इन तीनों में से एक दो हो सकते हैं या तीनों ना हो। तो कन्वर्स बच्चों ट्रू नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो आपके सामने एग्जांपल है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों कि एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए बच्चों। ऐसा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए और ये न हो, ये न हो, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ये हो जाए, आप देखो आपके सामने एग्जांपल है कि यहाँ पे एफ डैश सी 0 है, लेकिन यहाँ पे बच्चों फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, और ये मैंने जानबूझ के लिया हुआ है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। और दूसरा एग्जांपल भी ले लो, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, ये एग्जांपल ले लो। ये ले लो बच्चों, ये यहाँ पे क्या है, एफ डैश यहाँ पे क्या है 0 है, लेकिन एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है। देखो तो बच्चों देखो ए से बी में ये फंक्शन क्या है, ए से बी में बच्चों फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल भी चलो ले लो, लेकिन एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 0 है ना, यहाँ पे एफ डैश 0 क्या है, 0 के इक्वल है। तो बच्चों अगर एफ डैश सी 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 फॉर सी बिलोंगिंग टू ए बी, या ऐसे लिखो, if there exists C such that f dash C is equal to 0, if there exists C belongs to AB such that f dash C is equal to 0, then ये जो P स्टेटमेंट था हमारा पूरा, F is continuous on open interval AB, B, F is differentiable in open interval AB, and C, F is F of A is equal to F of B। बच्चों इसकी गारंटी नहीं है, ये तीनों का तीनों होंगे इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है लेकिन गारंटी नहीं है। बोलो बच्चों समझ में आ गया? कन्वर्स ऑफ द रोलिज मीन वैल्यू थ्योरम ट्रू नहीं है, विद द एग्जांपल आपको समझ में आ गया? यस नो बोलो, जवाब तो देते रहो ना क्लास में। चलो अच्छी बात है, गुड, सबको समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको करके बच्चों दिखा देता हूं। तो चलो बच्चों कुछ एग्जांपल मैं आपको, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे आप ले लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही ले लो, ठीक है बच्चों। और आप ले लो, एक इमेजिन करो, इसका ग्राफ सबको प्लॉट करने आता है। इसका ग्राफ बच्चों होता है कुछ इस तरह का, ऐसा। ये पॉइंट बच्चों होता है -1/2 कमा 3/4। और आप ले लो y इक्वल टू 1 ले लो। तो बच्चों y इक्वल टू 1 जब यहाँ पे लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कितना आ जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू बच्चों आ गया 0, एक्स इक्वल टू 0 एंड -1। तो बच्चों यहाँ से हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, f फ्रॉम -1 to 0 to r be a function given by f of x is equal to x square plus x plus 1
ठीक है। A, F is continuous on -1 to 0. B, F is differentiable on -1 to 0. And C, F of -1 is equal to F of 0. अब देख लो ये सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। Then there exists a C belonging to AB, open interval AB, that is -1, 0, such that F dash C is equal to 0. अब देखो ये मुझे नहीं पता है, तो चलो देखते हैं। F dash X निकालो, तो F dash X बच्चों क्या आएगा? 2x + 1। F dash X को 0 कर दो तो क्या आ जाएगा? X इक्वल टू -1/2। तो बच्चों C क्या मिल गया? -1/2। और यहाँ पे देखो यही C है, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव क्या है? 0 है। F dash -1/2 इज इक्वल टू 0। समझ गया ना बच्चों बात? तो ये देखो रोलिज मीन वैल्यू थ्योरम का ये एक एग्जांपल है जहां पे हाइपोथेसिस सेटिस्फाई होते ही कंक्लूजन वैलिड हो गया। ये बना लो। और यहाँ पे एक बच्चों अपने इंटरेस्टिंग बात नोटिस शायद किया है कि नहीं किया है। देखो ये पॉइंट क्या था बच्चों? ये पॉइंट था -1, 1 और ये पॉइंट था बच्चों 0, 1। तो बच्चों यहाँ पे जो मिड पॉइंट है 1 और 0 का जो मिड पॉइंट है वहीं पे ये मीन वैल्यू मिल रहा है। तो इसको बच्चों बोलते हैं, सी को बोलते हैं मीन वैल्यू। सी कार्ड मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। और ये बच्चों मीन वैल्यू कहां पे मिलेगा हमें नहीं पता है। ये पक्का है कि ओपन इंटरवल AB में मिलेगा, लेकिन कहां पे मिलेगा ये हमें नहीं पता है। लेकिन बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं कि इस केस में देखो जो मीन वैल्यू मिल रहा है वो कहां पे मिल रहा है? बताओ कहां पे मिल रहा है? बताओ। मिड पॉइंट पे मिल रहा है। इस इंटरवल का जो मिड पॉइंट है -1, 0 का जो मिड पॉइंट है वहां पे बच्चों मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करने वाली है यहाँ पे। अब बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा जो इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन आप बोल सकते हो उसको। तो लिखो, यूज रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दैट regardless of the value of B, there is at most one point X in the interval -1 to +1 for which x cube minus 3x plus b is equal to 0। तो बच्चों यहां से क्या प्रूव करना है आपको कि ये जो इक्वेशन है बच्चों इसका एक से ज्यादा रूट जो है बच्चों इस इंटरवल में हो ही नहीं सकता है। चाहे b की चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लो, इस इक्वेशन का कभी भी जो रूट होगा वो एक से ज्यादा इस इंटरवल में हो ही नहीं सकता है। ये इसका मतलब है बच्चों। तो बच्चों देखो ये -1 है, ये +1 है। ध्यान से सुनो, बहुत मजा आएगा आपको। तो बच्चों हमें ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के पास क्लोज्ड इंटरवल -1 टू +1 में एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से ज्यादा रूट्स कभी नहीं हो सकते हैं। एटमोस्ट 1 रूट होगा। तो मान लो 2 रूट होगा, मान लो। लेट अस सपोज दैट the equation x cube minus 3x plus b is equal to 0 has 2 roots say x1 comma x2, x1 is less than x2 in -1 to +1। कोई प्रॉब्लम नहीं इसको एज्यूम करने में।
तो बच्चों क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो ये -1 है, ये 1 है, और यहाँ पे x1 ले लो और यहाँ पे x2 ले लो। ठीक है बच्चों, x1 x2, x1 -1 भी हो सकता है और x2 1 भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। इन दोनों के बीच में है, देखो मैंने आपको ये बोला है कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो बच्चों देखो f और fx को ले लो, x³ - 3x + b। ये ले लो बच्चों, ये ले लो। तो बच्चों हमने f ऑफ x1 को क्या माना है 0, और f ऑफ x2 को हमने क्या माना है बच्चों 0, क्योंकि ये रूट्स हैं, ये ज्यूम कर लिया हमने। क्या प्रूव करना है कि इसके पास एटमोस्ट 1 रूट होगा, इसका मतलब या तो एक रूट होगा या एक भी रूट नहीं होगा, 2 रूट नहीं हो सकता है, 3 रूट नहीं हो सकता है, 4 रूट नहीं हो सकता है। तो मैंने बच्चों मान लिया कि 2 रूट है, x1 और x2। ठीक है ना। तो f ऑफ x1 0। अब देखो f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल x1 x2, a b। f is differentiable in open interval x1 x2, c f of x1 is equal to f of x2, यानी कि the hypothesis of the Rayleigh mean value theorem is satisfied। तो therefore बच्चों कंक्लूजन तो होना ही चाहिए। then there exists c belonging to x1 x2 such that f dash c is equal to 0। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, -1 ऐसा कुछ होगा। x1 x2 कहाँ लाई कर रहा है, -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। x1 -1 भी हो सकता है और x2 1 भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो c होगा बच्चों कहाँ होगा, c जो होगा कहीं यहाँ पे होगा, यानी c 1 और -1 बच्चों नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। c can never be 1 and -1 even though when x1 is -1 and x2 is +1, since c lies between open interval x1 x2, therefore c can never be equal to 1 or -1, it lies। ये बात बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे f dash c 0 हो गया फॉर सम c belonging to इंटरवल x1 x2, यानी कि ये जो इंटरवल x1 x2 है ओपन इंटरवल, ये किसका सबसेट है बच्चों, ओपन इंटरवल -1, 1 का सबसेट है। ठीक है। अब f dash x निकालो, यहाँ पे f dash x क्या आएगा बच्चों, 3x² - 3 एंड दिस इज इक्वल टू 3x² - 1। और बच्चों ये तो कभी 0 है ही नहीं, दिस इज नॉट 0 फॉर एनी x इन x1 x2। इनफैक्ट ये 0 कब होगा, जब x1 होगा और -1 होगा, और 1 और -1 तो इस इंटरवल में है ही नहीं है, कभी नहीं है। इवन तो अगर आप x1 को ले लोगे -1 और x2 को ले लोगे +1, तो इंटरवल क्या बनेगा, -1, 1, और c यहाँ पे लाई करेगा, इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। तो ये तो कभी भी बच्चों 0 हो ही नहीं रहा है। लेकिन कंक्लूजन आपको पता है कि कंक्लूजन ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम, रोलिज मीन वैल्यू थ्योरम तो होना ही चाहिए। इसका मतलब बच्चों कहीं ना कहीं हमारे एजम्पशन में कमी है। सो इट मीन्स our assumption was wrong। तो बच्चों कौन सा एजम्पशन रॉन्ग हो सकता है, क्या कंटिन्यूअस वाला, नहीं, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो पूरे आर में कंटिन्यूअस होता है। क्या डिफरेंशिएबल वाला, नहीं, पूरे आर में डिफरेंशिएबल होता है। तो कौन सा एजम्पशन था बच्चों, ये वाला जो तीसरा वाला एजम्पशन है बच्चों, ये गलत था। यानी कि इस इक्वेशन के पास 2 रूट हैं। अच्छा, दो, अब आप बोलोगे कि सर 2 रूट नहीं है तो 3 रूट तो हो सकते हैं ना। 3 रूट कैसे हो जाएगा, अगर मान लो 2 रूट, अगर x1 x2 पे मान लो यहाँ पे अपने fx1 fx2 लिया हुआ है, मान लो एक x3 भी हो जाए, तो x2 x3 पे मीन वैल्यू थ्योरम लगा देना ऐसे ही, वहां से भी कंट्राडिक्शन ला सकते हो। तो बच्चों इसके पास 2 या 2 से ज्यादा रूट कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट द इक्वेशन
x cube minus 3x plus b equal to 0 cannot have more than one root. इसका मतलब क्या हुआ? So therefore the equation x cube minus 3x plus b equal to 0 has at most one root in -1 to +1. बोलो, सब लोग जवाब दे दो बच्चों। समझ में आया? मजा आया? सर यस। सर इससे तो ये प्रूव हो गया कि हमारा जो मतलब 2 या 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकती, पर ये कैसे हो गया कि एक रूट तो होगी ही होगी? हमने ये नहीं बोला है, आप ये बोलो। चलो बताओ, एटमोस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है? मान लो सुहानी को ये कहा गया, सुहानी के घर पे, सुहानी के पास एक आया कार्ड आया, और उस कार्ड पे लिखा ये है कि आप एटमोस्ट 4 पीपल आर अलाउड ऑन दिस कार्ड। अच्छा, मतलब 0 भी हो सकते हैं और 1 भी। एटमोस्ट 4 पीपल आर अलाउड ऑन दिस कार्ड। तो सुहानी के पास ऐसा कार्ड है, इंक्लूडिंग सुहानी, कि उस कार्ड को लेकर के कहीं पे जाएंगे तो वहां पे एंट्री मिल जाएगी एटमोस्ट 4 लोगों को। अब सुहानी मान लो अपने साथ 3 लोगों को लेके गई, तो 3 लोग और सुहानी खुद 4 लोग हो गए, और कार्ड को दिखाया, तो वहां पे एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा जहां पे जाना है आपको? बोलो। मिल जाएगा। मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? मैक्सिमम 4 जा सकते हैं। अब मान लो सुहानी आप 2 लोगों के साथ गए, 3 लोग गए, तो आपको एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। और फिर मान लो आप लोग जो है 2 लोग गए, आप और आपके साथ कोई एक और चला गया, तो एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिल जाएगा। और आप सिर्फ आप गई, तो एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। और कोई नहीं गया, तो भी वो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ट्रू है। एटमोस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है? एटमोस्ट 1 रूट का मतलब क्या हुआ? या तो उसके पास 1 रूट होगा, या 0 नहीं रूट होगा, या कोई रूट होगा ही नहीं। ये होता है बच्चों मतलब एटमोस्ट 1 का मतलब। समझ में आ गई बात? यस। हाँ, तो ये ध्यान रखो। तो बच्चों ये बात सबको समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है बच्चों। अब आता है बच्चों एक नेक्स्ट जो थियरम है, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। और वो जो नेक्स्ट थियरम है वो है लैग्रेंज मीन वैल्यू थियरम बच्चों। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे आपने सी को वहां पे मीन वैल्यू कहा था, हाँ, मीन वैल्यू मतलब उसी सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि वो मिड पॉइंट आ गया था? नहीं नहीं, मतलब बीच में आ रहा है कोई, मतलब मिड में नहीं आ रहा है, बीच में कहीं आ रहा है वो। ठीक है ना? मतलब हम ऐसे हर एक पॉइंट को तो मीन वैल्यू नहीं कहेंगे ना, जिसका एफ डैश सी मतलब 0 हो। देखो, सी को बस एक नाम है कि सी कोई ए और बी के बीच की कोई वैल्यू है, कोई मीन वैल्यू है। ठीक है ना? उसको अच्छा, बस, मतलब वो सबके लिए ट्रू है, उस हाँ, वो केस के सी लिए कोई ट्रू जरूरी है? नहीं है, सी कोई जरूरी नहीं है कि मिड मिड पॉइंट ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके। ये जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गया ना? ओके। अब बच्चों लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बच्चों जो है जनरलाइजेशन है रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम का, ये ध्यान रखो। और इसका स्टेटमेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका स्टेटमेंट किस तरीके से चलेगा। और मैंने आपको बताया था कि ये थ्योरम आएगा रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम के बाद से आया था बच्चों। इनफैक्ट जो लैग्रेंज थे मैथमेटिशियन, ही वाज बोर्न इन 1736, और ये थ्योरम आपको पता 17th सेंचुरी में आया था। तो उसके बाद से ये देखो ये थ्योरम आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इनका पूरा नाम बच्चों जो है जोसेफ लुइस लैग्रेंज है, इन मैथमेटिशियन का नाम, जिसको हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये थ्योरम क्या बोलता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बच्चों कोई भी कर्व बना लो, कोई भी कर्व बनाओ, ये कोई भी ऐसा फंक्शन बनाओ जो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है।
तो मान लो आपने बना दिया, कुछ ऐसा बना दिया, और ये इसका एंड पॉइंट है ए और बी, इसको आप ज्वाइन कर दो। तो बच्चों ये ज्वाइन करने के बाद से लैग्रेंज ने ये बोला कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा ए और बी के बीच में, इस कर्व के ए और बी के बीच में, यहां पे कहीं ना कहीं, जो इस लाइन के पैरेलल होगा, जहां पे टेंजेंट। मान लो बच्चों आप क्या करो, एक लाइन ले लो। अब देखो, एक मैंने लाइन ले लिया जो इसके पैरेलल है, और इस लाइन को मैं आई एम ब्रिंगिंग इट क्लोजर एंड क्लोजर, तो एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा कि ये इसको टच करेगा, कम से कम एक जगह ऐसा जरूर होगा। यहाँ पे बच्चों देखो, ये यहाँ पे ऐसा जरूर होगा कि यहाँ ये सी है हमारा, एफ डैश सी इज इक्वल टू, और ये बच्चों ए कमा एफ ए है, और ये बच्चों बी कमा एफ बी है। तो इसका स्लोप बच्चों क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यानी एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे एफ ऑफ बी एफ ऑफ माइनस ए अपॉन बी माइनस ए की इक्वल होगा। एक से ज्यादा भी हो सकता है। आप देखो, आप कोई भी जनरल कर्व बनाओ, चलो बनाओ। आप लोगों ने मान लो ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो ये ए कमा एफ ए हो गया, और ये बी कमा एफ बी हो गया, इसको मिला दो, तो यहाँ पे देखो तीन तीन सी मिल गए, जिनका स्लोप जो होगा बच्चों इस स्लोप के बराबर होगा। तो ये उसी का जनरलाइजेशन है बच्चों, रोलिज मीन वैल्यू थ्योरम का ही जनरलाइजेशन है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा थ्योरम, ध्यान से सुनो। लेट एफ फ्रॉम ए बी टू आर बी ए फंक्शन, और ए को बी से छोटा ले लो यहाँ पे, such that which satisfy which is continuous on closed interval a b differentiable in open interval a b, then बस दो ही कंडीशन, then there exists और C, कम से कम एक C ऐसा मिलेगा belonging to AB such that minus f of A upon B minus A। ये बच्चों काफी पावरफुल थ्योरम है। देखो आप ध्यान से सुनो, इस लैग्रेंज थ्योरम का ही बच्चों रोली थ्योरम एक स्पेशल केस है। देखो कैसे, अगर कर्व ऐसे बनाओगे such that f of A is equal to f of B, इसको मिला दो, तो एक ऐसा टेंजेंट लाइन मिलेगा जहां पे स्लोप जो होगा इसके स्लोप के बराबर होगा। ये आपका रोलिज मीन वैल्यू थ्योरम है। लैग्रेंज में क्या होगा, इसी को ऐसे भी घुमा दो तो यहाँ पे एक ऐसा कर्व पॉइंट मिलेगा जो कि इसके पैरेलल होगा। तो एक तरीके से उसी का एक्सटेंशन है बच्चों। अगर एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी के इक्वल कर लोगे, तीसरी कंडीशन भी ऐड कर लोगे, तो एफ डैश सी 0 हो जाएगा। तो यू कैन से रोलिज मीन वैल्यू थ्योरम आरएमवीटी इज अ जनरलाइजेशन ऑफ, और यू कैन से रोलिज मीन वैल्यू थ्योरम आरएमवीटी is a special case of Lagrange mean value theorem। और बच्चों इसको मैं आपको बता दूं, हम लोग आएंगे कुछ चीजों पे, हम लोग आएंगे बच्चों। अब इसका नाम बच्चों मीन वैल्यू क्यों पड़ा, मैं आपको ये भी बता देता हूं। वाई इसको हमने मीन वैल्यू थ्योरम इसको क्यों बच्चों बोलते हैं, इसका मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं। मान लो बच्चों दिल्ली टू हैदराबाद, मान लो बच्चों बाई प्लेन आप जाते हो, बाई एयर जाते हो। डिस्टेंस बच्चों मान लो मैंने एज्यूम कर लिया है 1600 किलोमीटर है, डिस्टेंस बच्चों 1600 किलोमीटर है, और आप 2 घंटे में चले जाते हो बाई एयर, 2 घंटे में आप चले जाते हो। तो मीन वैल्यू थ्योरम बच्चों क्या कहता है, देखो मीन वैल्यू थ्योरम का एक तरीके से ये मीन वैल्यू थ्योरम यही है इनफैक्ट बच्चों, वो उसी का एक एप्लीकेशन है, ये मीन वैल्यू थ्योरम का ही एप्लीकेशन है कि बच्चों अगर आप दिल्ली से हैदराबाद 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करते हो 2 घंटे में, तो आपका एवरेज स्पीड कितना आएगा बच्चों, बताओ एवरेज स्पीड कितना आएगा। मान लो बच्चों आप दिल्ली से चले, ये मान लो जो है बच्चों दिल्ली है, और यहां पे चले गए, ये मान लो आवर्स है, और ये मान लो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है बच्चों।
तो ये आपने जब दिल्ली से चले तो 0,0 और चले गए 2,1600, ठीक है ना। तो ये बच्चों इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा, ये मान लो ए पॉइंट है और ये पॉइंट बच्चों बी है, तो इसका जो स्लोप होगा बच्चों वो होगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बच्चों क्या होगा, वो होगा 1600 किलोमीटर -0/2 - 0, दैट इज 800 किलोमीटर। और बच्चों यहां पे कहीं इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बच्चों पूरी जर्नी में बच्चों जो एवरेज स्पीड है वो कितना है, 2 घंटे का जो एवरेज स्पीड है वो बच्चों कितना है, 800 किलोमीटर पर आवर। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलता है कि ए और बी के बीच में, यानी जर्नी के बीच में, यानी 0 से 2 के बीच में, इस इंटरवल 0 से 2 के बीच में, ये 2 आवर्स में ये आवर है, यानी एक क्षण जरूर आएगा, कम से कम एक क्षण जरूर आएगा जहां पे एरोप्लेन की जो एवरेज स्पीड होगी बच्चों, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, वो एवरेज स्पीड के बराबर होगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड कहीं बीच में ये 100% है कि 800 किलोमीटर, यानी अब वो कहां पे होगा ये बहुत ही ट्रिकी टाइप ऑफ सिचुएशन है, ये हम नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कहां पे एयरक्राफ्ट की स्पीड या एरोप्लेन की जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन ये गारंटीड है बच्चों कि वो होगा। यही है बच्चों, यही है बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम, यानी एवरेज जो होगा ना वो देख रहे हो ना, एवरेज से कनेक्ट हो गया कि नहीं कनेक्ट हो गया सुहानी, ये एवरेज से कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। सर मेरा ना भी डिस्कनेक्ट हो गया था तो लास्ट का। चलो कोई बात नहीं, मैं आपने क्या रिकॉर्ड हो बोला रहा था? है, आप कहां से डिस्कनेक्ट हुआ था मुझे नहीं पता है, तो रिकॉर्डिंग आप एक बार दोबारा वॉच कर लेना। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से, सब लोग बताओ जवाब दो। इस मीन वैल्यू थ्योरम को आप चाहो तो एवरेज वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हो, और ये सी कहां पे होगा ये कोई जरूर हम इसको गेस बच्चों नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक एग्जांपल देखो और बता देता हूं मैं आपको, fx ले लो px स्क्वायर, आप रिप्लाई देते रहो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, qx प्लस r, और इसको ले लो fx px स्क्वायर प्लस qx प्लस r ऑन क्लोज इंटरवल ab ले लो, और यहाँ पे बच्चों p कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, p 0 नहीं है। तो बच्चों f ऑफ b माइनस f ऑफ a क्या होगा, देखो f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो pb स्क्वायर प्लस qb प्लस r माइनस pa स्क्वायर प्लस qb प्लस r, और देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी, और यहां से देखा p टाइम्स b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस q टाइम्स b माइनस a अपॉन b माइनस a, यहाँ पे a बच्चों b से कम है, a लेस देन b है, और यहां से बच्चों आ जाएगा p टाइम्स b प्लस a प्लस q आ जाएगा। और देखो f क्या है, f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab, f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab। तो जो बच्चों हाइपोथेसिस ऑफ द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है बच्चों वो सेटिस्फाई हो गया, और f ऑफ b माइनस f ऑफ a किसके इक्वल आ गया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपन b माइनस a इसके इक्वल हो गया। तो बच्चों एक c जरूर मिलना चाहिए, तो f डैश x निकालो, तो क्या आएगा 2px प्लस q, f डैश c इसको बोल दो, तो 2pc प्लस q। तो बच्चों 2pc प्लस q किसके इक्वल होगा, p टाइम्स b प्लस a प्लस q के इक्वल होगा, और q से q बच्चों कैंसिल हो गया, और p से p भी कैंसिल हो गया, और c किसके इक्वल आ गया, a प्लस b बाई 2। तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि किसी भी क्वाड्रेटिक कर्व के लिए बच्चों, कोई भी क्वाड्रेटिक कर्व लोगे, ये मान लो आपने ले लिया a से b तक, तो ये जो किसी क्वाड्रेटिक कर्व कोई भी बच्चों, कोई भी मतलब एक क्वाड्रेटिक मान लो फंक्शन ले लो, x px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और उसके एंड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो बिल्कुल जो है एक c मिलेगा, और वो c बच्चों इंटरेस्टिंगली मिड पॉइंट होगा, a प्लस b बाई 2 होगा। लेकिन ये इन जनरल बच्चों बात ट्रू नहीं है, हर एक फंक्शन के लिए ये बात ट्रू नहीं है,
लेकिन कोई भी क्वाड्रेटिक ले लोगे, ये कोई भी क्वाड्रेटिक है, इस पे कोई भी 2 पॉइंट लो और इसको ज्वाइन करो, तो यहां पे एक टेंजेंट लाइन मिल जाएगी। ये मान लो ए और बी है, जो कि ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है उसका एक मिड पॉइंट होगा बच्चों, जहां पे ये मिलेगा। तो बच्चों ये दिस इज सो नाइस। देखो आपने इस क्वाड्रेटिक के लिए आपने दिखा भी दिया कि वो सी मिल रहा है, और इनफैक्ट वो सी जो है इस केस में मिल रहा है, मिड पॉइंट में मिल रहा है। बच्चों अगर मान लो आपको कोई समझ में आपको ये बात समझ में आ गई, हम लोग कल और एग्जांपल इस पे ले लेंगे बच्चों, लेकिन ये एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया जहां पे मीन वैल्यू मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक।